पाठ 14 सच्ची कबू कथा। पाठ प्रवेश। दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का सुख अनुपम होता है, यह इस सत्य कथा में बताया गया है। पशु पक्षी भी संवेदनशील होते हैं। वे भी मानवीय भावनाएं जैसे मिल बैठकर बातें करना, अपने से शक्तिशाली से भय, उदासीनता आदि भाव दिखाने में निपुण होते हैं। कबू लेखक के प्रेम को अनुभव कर रहा है और वे उसे स्वतंत्र जीवन का आनंद देना चाहते हैं, पर कबू उनके प्रेम बंधन की वजह से जा नहीं पा रहा। सच है, बंधन में भी सुख है। इंदौर के चिड़ियाघर के दक्षिण में कोई दर्जन भर बहुमंजिली इमारतों की एक कतार है। इन इमारतों की सारी मंजिलों की मुंडेरें आपस में मिला दी जाएं तो सहज ही 1 मील भर लंबी बन पड़ेंगी। ये सब कबूतरों से भरी रहती हैं। इस इलाके का नाम नौलखा है। कहा जाता है कि कभी यहाँ आम के इतने पेड़ थे कि एक वर्ष 9 लाख कैरियां गिरीं। तब से इसका नाम नौलखा हो गया। तब 9 लाख कैरियां हुई हों न हुई हों, आज यहाँ 9 लाख कबूतर अवश्य बसते होंगे। एक मुंडेर पर 4-5 किशोर कबूतर बैठे गपिया रहे हैं। किशोर ऐसे कि आकार में वे बड़े हो चुके हैं, मगर उड़ने में कुछ कमजोर हैं। ये आसानी से पतंग के मांझे या केबल टीवी की आड़ी तिरछी तारों से टकरा जाते हैं। अचानक एक कबूतर ने खतरे की आवाज निकाली और फड़फड़ाकर सारे कबूतर मुंडेर छोड़कर उड़ गए। इस गप गोष्ठी में किसी का ध्यान ही नहीं गया कि कब एक बिल्ला बहुत पास आ गया था। मुंडेर पर बस मुटियाया हुआ कबूतर बचा था। उसे बिल्ले का जरा भी डर नहीं लगा। उससे तो शायद शेर भी डरता था। अप्रैल के दिन थे, गर्मी बहुत तेज थी। दोपहर 12 बजे मैं डाक लेने के लिए बाहर निकला। दरवाजे के पास केसरी फूलों की बेल के नीचे पंखों का एक गुच्छा पड़ा दिखाई दिया। रंग तो कबूतरों जैसा था, परंतु न सिर दिखाई दे रहा था न पैर। पास गया तो वह कबूतर पंख फड़फड़ाने लगा। घायल था, गर्म हवा की चपेट में आकर गिरा था। गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसे पक्षी हमारे बगीचे में गिरते रहते हैं। 2 घड़ी नीम की ठंडी छाया में आराम कर उड़ जाते हैं। मैं उस कबूतर को अंदर ले आया, उसके चेहरे पर पानी का फव्वारा किया और एक टोकरी में रख दिया। उसके सामने खाने के लिए चावल के दाने डाल दिए। दोपहर निकल गई, शाम हो गई। वह गर्दन जमीन पर टिकाए यूं ही बैठा रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया। घर में सबकी यही राय बनी कि आज की रात इसे और आराम करने दिया जाए। सुबह टोकरी का ढक्कन खोल कर देखा तो कबूतर को वैसे ही सिर जमीन पर उल्टा टिकाए टुकुर टुकुर ताकता पाया। आखिर इसकी गर्दन इतना बल कैसे खा गई थी? हाथ लगाया तो वह थर थरा कर 2 कदम इधर 2 कदम उधर खिसका। मरीज को अभी और आराम की आवश्यकता थी। दूसरी पूरी दोपहरी भी उसने कमरे की ठंडक में काटी। शाम को उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाया गया। लू लगने के अलावा गर्दन टेढ़ी होने के मर्ज का डॉक्टर ने कुछ तकनीकी नाम बताया। एंटीबायोटिक दवा और न्यूरोबियॉन की पर्ची लिख दी। अगले 3 दिन हम सुबह शाम गोली के टुकड़े आधा चम्मच पानी में घोलकर ड्रॉपर से कबूतर की चोंच में उतारते रहे। 4 बूंदे पिलाने के लिए घर के तीनों लोगों को जुटना पड़ता। इससे कबूतर कुछ संभला और खाने पीने लगा। हमारे पास जाने पर वह दूर भागता। ऐसे में एक दिन समझ में आया कि उसके पंखों में भी चोट लगी है। डॉक्टर की सलाह पर तीमारदारी का नया सिलसिला शुरू हुआ। कबूतर को हमारे घर में रहते रहते 2 सप्ताह से ऊपर हो गए थे। 3 मनुष्य, 1 अल्सेशियन कुतिया और 5वां यह पक्षी। सुबह शाम जब हम बगीचे में बैठकर चाय पीते, तब कबूतर को टोकरी खोलकर खुले आसमान के नीचे रख देते। वह उड़ता नहीं, गर्दन टेढ़ी कर देखता रहता। वैसे अब उसकी गर्दन सीधी रहने लगी थी। उसे नाम दिया गया कबू।
घर के अंदर कबू को बगीचे की जालीदार खिड़की में छोड़ दिया जाता ताकि वह पेड़ पौधे, आकाश और दूसरे पक्षियों को देख सके। शुरू में कुछ दिन उसे केवल चावल की चूरी खाने के लिए दी, फिर ज्वार और बाजरा दिया। इंटरनेट पर खोजने से पता चला कि कबूतर सूखे मटर भी पसंद करते हैं, मगर इस कबूतर को उस बात का पता नहीं था। भुने चने, टोस्ट बिस्किट, दूध रोटी भी उसने ना कर दी, अलबत्ता खड़े मूंग चाव से खाए। हमारी पालतू अल्सेशियन रैना पर हमें भरोसा था कि वह कबू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शरीर से भारी भरकम होने के कारण पड़ोसी उसे शेर कहते थे। कबू के कारण मोटी रैना को नया नाम मिला, गबू। कबू और गबू एक ही कमरे में साथ साथ रह लेते। गबू स्वभाव से इतनी गऊ है कि कबू यदि उसके पास चला जाता तो वह खुद दूर हट जाती है। साथ ही कूं-कूं की आवाज से हमें बता भी देती है। कबू की तबीयत सुधरने लगी। वह घूम घूम कर घर का कोना कोना देखने लगा। कभी वह बैठक की गद्देदार कुर्सी पर बैठा मिलता तो कभी पीछे के दरवाजे पर, कभी पंखे पर जा बैठता तो कभी खुली अलमारी के भीतर। बाहर वाले कमरे में पिताजी के सिर का एक शिल्प रखा है। पिताजी का प्रकृति प्रेम ध्यान में रखते हुए उसे बाहर बगीचे में होना चाहिए था। कबू शिल्प पर जा बैठता और बीट कर देता। सिर पर कबूतर की बीट शायद हर उस मूर्ति के लिए आवश्यक संस्कार है जिसे खुले आकाश के नीचे लगाया जाता है। कबू ने यह कसर पूरी कर दी। घर आने वालों को कबूतर से सबसे पहले मिलवाया जाता। जो लोग कैमरा रखने का शौक रखते वे इसकी तस्वीर जरूर लेते। कबू अब एकदम स्वस्थ था। वह उड़ता कम और चलता अधिक था। पीछा करने पर वह तेज चाल से यहाँ वहाँ दुबकता फिरता। उड़कर यदि किसी ऊंची जगह बैठ जाता तो पूरा दिन भूखा प्यासा बैठा ही रहता जब तक ऊपर चढ़कर उसे नीचे उतार न लिया जाए। हमारे साथ रहते रहते उसे 6 सप्ताह हो गए थे। वह गर्मियों में आया था और अब वर्षा आ गई थी। एक खुशनुमा दोपहर जब वर्षा आकर थम गई थी, हमने उसे विदा कहने का तय किया। उसकी टोकरी खोलकर बगीचे में रख दी। दूर बरामदे में बैठकर हम देखते रहे कि वह अब उड़ा तब उड़ा। 15 मिनट बाद कबू टोकरी से बाहर आया, फिर पंख खोलने, गर्दन मटकाने के बाद धीरे से जमीन पर उतर आया और बगीचे में टहलने लगा। समय बीतता गया। कबू को वहीं मजा आने लगा। आखिर उकताकर हमने उसे फिर से टोकरी में रखा और घर के अंदर ले आए। कहीं बिल्ली आ गई तो यह चलता ही रहेगा। दिन ढलते कहीं ऊंची डाल पर बैठ गया तो भूखा प्यासा बैठा ही रहेगा, यह सोचते हुए कि अभी कोई आकर उतार ले जाएगा और दुलार कर चुग्गा पानी देगा। चाय की मेज पर बैठे बैठे हमने उन सारी घटनाओं की कल्पना कर डाली। यदि कबू अभी उड़ जाता तो क्या होता? 2 महीने हो गए, कबू हमारे साथ ही है। जमीन पर चलने वाले हम एक पंछी को उड़ना सिखा रहे हैं। लेखक दिलीप चिंचालकर।